फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आगामी परीक्षा फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है 7 पार्ट जो है इसके अपलोड कर दिए हैं और आज जो है पार्ट 8 है, जिनमें जो है फ्रेंड्स 25 क्वेश्चंस ले गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन्वायरमेंट से भी हैं, जूलॉजी से हैं और बॉटनी से ये क्वेश्चन ले गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए देखिए घास, गेहूं तथा आम। ऑप्शन बी देखिए फ्रेंड्स घास, बकरी तथा मानव। ऑप्शन सी देखिए बकरी, गाय तथा बकरी। ऑप्शन डी देखिए घास, मछली तथा बकरी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आहार श्रृंखला का निर्माण देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, घास, बकरी तथा मानव। देखिए फ्रेंड्स, घास, बकरी तथा मानव, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि पारिस्थितिक तंत्र में जो है सभी जीव जो है भोजन ग्रहण करने के लिए एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं और फ्रेंड्स एक श्रृंखला जो है ये बनाते हैं और यही श्रृंखला फ्रेंड्स आहार श्रृंखला कहलाती है। घास जो है फ्रेंड्स, अब इसमें देखिए घास क्या है, ये है उत्पादक और बकरी क्या है फ्रेंड्स, प्रथम उपभोक्ता। और देखिए फ्रेंड्स, मानव जो है इसमें क्या है, द्वितीय उपभोक्ता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, घास, बकरी तथा मानव। अब बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि एनेलिडा निमेटोडा में से अग्रगामी है क्योंकि ये रखते हैं। अब एनेलिडा निमेटोडा से अग्रगामी है क्योंकि ये रखते हैं, क्या रखते हैं? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक देवगुआ या बंद परिसंचरण या विखंडन या उपरोक्त सभी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, उपरोक्त सभी जो है ये रखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, विकासीय दृष्टि से अगर देखें तो संघ निमेटोडा के सदस्यों में जो फ्रेंड्स वास्तविक देहगुआ, परिसंचरण तंत्र तथा देहखंडों का अभाव होता है, जबकि ये सभी लक्षण जो फ्रेंड्स संघ एनेलिडा में पाए जाते हैं। अथवा अगर बात करें तो एनेलिडा निमेटोडा से अधिक विकसित है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी मीथेन, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा हमें वो बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ऑक्सीजन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो है ऑक्सीजन। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन जो फ्रेंड्स ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख है जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि फ्रेंड्स ग्रीन हाउस गैस हैं जो है जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के लिए फ्रेंड्स उत्तरदायी हैं। तो बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धमनी और शिरा तंतु को जोड़ने वाली महीन वाहिनियां हैं। तो धमनी और शिरा तंतु को जोड़ने वाली महीन वाहिनियां हैं। ऑप्शन नंबर ए धमनिकाएं, ऑप्शन नंबर बी शिराकाएं, ऑप्शन नंबर सी महाशिराएं, ऑप्शन नंबर डी केशिकाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, केशिकाएं जो है बिल्कुल राइट आंसर है। धमनी और शिरा तंतु को जोड़ने वाली जो महीन वाहिनियां हैं वो केशिकाएं हैं। तो ये जो धमनी और जो शिरा तंत्र को जोड़ने वाली जो है अत्यंत महीन वाहिनियां को जो है केशिकाएं कहते हैं। और ये धमनियां फ्रेंड्स, ये धमनियों से शिराओं तक रुधिर को ले जाने वाली जो है छोटी नलिकाएं होती हैं जो शरीर में ऊतक एवं कोशिका स्तर पर जो है एक जाल के रूप में रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, केशिकाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल धारण क्षमता किस मृदा में अधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए दोमट मृदा में, बालुई मृदा में, चिकनी मृदा में या बारीकी बालू में। तो देखिए फ्रेंड्स, जल धारण क्षमता किस मृदा में अधिक होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। जो चिकनी मृदा होती है उसमें जो है जल धारण क्षमता जो है सर्वाधिक होती है। अब फ्रेंड्स इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो क्या होता है कि जल धारण क्षमता अगर चिकनी मृदा में अधिक होती है क्योंकि इस मृदा के कणों का जो फ्रेंड्स आमाप न्यूनतम होता है और संरंध्रता एवं वातन क्षमता भी न्यूनतम होती है, जिस कारण जल भूमि के तल में नहीं जा पाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी हैं? आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे फ्रेंड्स, हम जो है राइट आंसर पर ही ध्यान देंगे क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ये सभी जो फ्रेंड्स
जो हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। पीपीएलओ भी है, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, ये सभी जो हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगर बात करें जीवाणु नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोन्यूमोनिया सदृश जीव प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स। और ये एक कोशिकीय जीव में पाई जाती है और इसमें जो है अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है तथा झिल्लीबद्ध कोशिकांगों का फ्रेंड्स अभाव होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? तो देखिए फ्रेंड्स, अब निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है कि प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है, आपको बताना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर जो सी है, रिफॉरेस्टेशन। क्या? रिफॉरेस्टेशन जो है हमारा राइट आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि अब जो होता है पुनर्वीकरण बोलते हैं, जिसे पुनर्वीनीकरण जो होता है, जो पुनर्वीनीकरण प्रक्रिया में जो है प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से वृक्षों को पुनः लगाया जाता है, तो क्या कहलाता है? रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपको बताना है कि मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोजन जो है फ्रेंड्स मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि एस्ट्रोजन्स जो होता है मादा लिंग हार्मोन्स कहलाते हैं और यह फ्रेंड्स हार्मोन जो है स्त्रियों के प्रथम और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं और यह जो फ्रेंड्स ग्राफियन पुटिका द्वारा जो है स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन जो है मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, पारिस्थितिकी मुख्यतः कितने स्तरों पर आधारित है? तो आपका बताना कि पारिस्थितिकी मुख्यतः कितने स्तरों पर आधारित है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। 4 स्तरों पर जो है ये आधारित है। अब देखिए पारिस्थितिकी जो है फ्रेंड्स मुख्यतः 4 स्तरों पर आधारित है और कौन कौन से हैं हमारे? जीव, पहला क्या है? जीव। दूसरा जो है क्या है? जीव हो गया पहला। दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है समुदाय और चौथा है जीवों। ऐसा जो है तो 4 स्तरों पर पारिस्थितिकी जो है आधारित है। पढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब देखिए फ्रेंड्स, मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था है। तो मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था है, आपको बताना है फ्रेंड्स। अब जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट जो फ्रेंड्स मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था है, स्पोरोजोइट। अब क्या होता है फ्रेंड्स, अब इसका थोड़ा बात करते हैं इस पर। तो मलेरिया की संक्रमित अवस्था जो फ्रेंड्स स्पोरोजोइट होती है और प्लाज्मोडियम परजीवी की जो है फ्रेंड्स संक्रमित अवस्था जो है स्पोरोजोइट के कारण होती है और स्पोरोजोइट जो है मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में उपस्थित होता है और संक्रमित मादा मच्छर के काटने पर फ्रेंड्स यह शरीर में प्रवेश करता है। ऐसे वजह तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था क्या होती है? स्पोरोजोइट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, बहुत बढ़िया है। प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू की गई थी? तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय बाघों की घटती आबादी के लिए इसके संरक्षण के लिए फ्रेंड्स शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना जो प्रोजेक्ट टाइगर थी, कौन से वर्ष से शुरू की गई है? अब बताना फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। आप आपको 4 ऑप्शन दिखा देते हैं। पहला ऑप्शन है 1975, 1973, 1978, 1982। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आपको क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। 1973 में तो फ्रेंड्स ये प्रोजेक्ट जो था प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई थी 1973। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो अगर बात करें तो 7 अप्रैल को हुई थी। कितने? 7 अप्रैल 1973 को हुई थी और इसके तहत फ्रेंड्स प्रारंभ में 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए। कितने? 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे और आज इनकी संख्या अगर बात करें तो बढ़कर जो है 53 हो गई है। यह केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक बाह्य संरक्षण कार्यक्रम है। तो ऐसा समझो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है फ्रेंड्स 1973 में हुई थी 7 अप्रैल 1973 को। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एडिसन रोग की खोज किसने की थी? तो एडिसन रोग की खोज किसने की थी? अब देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है।
थॉमस एडिसन ने फ्रेंड्स एडिसन रोग की खोज की थी। तो क्या होता है कि थॉमस एडिसन ने फ्रेंड्स एडिसन रोग का पता लगाया और जिसका कारण जो था एड्रिनल ग्रंथि के ग्लूकोकॉर्टिकोकाइड्स का अल्प स्रावण है और इस रोग में जो फ्रेंड्स निर्जलीकरण हो जाता है तथा रुधिर दाब जो होता है घट जाता है। आज सोचो तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एडिसन रोग की खोज किसने की थी? थॉमस एडिसन ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित होती है तो आपको बताना है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 21%। क्या होता है कि फ्रेंड्स वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग जो है 21% है और यह पृथ्वी के फ्रेंड्स चारों ओर घिरा हुआ एक आवरण है। अगर देखें तो पृथ्वी के चारों ओर स्थित पारदर्शी गैसीय आवरण को फ्रेंड्स वायुमंडल कहते हैं और पृथ्वी की सतह से लगभग जो फ्रेंड्स 300 किलोमीटर ऊंचाई तक गैसों का एक आवरण है जिसमें जो है 78% जो फ्रेंड्स 78% जो है नाइट्रोजन है और 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें होती हैं। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अगर ऑक्सीजन की बात करें वायुमंडल में तो 21% है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि टाइफाइड के सामान्य लक्षण क्या हैं। तो टाइफाइड के सामान्य लक्षण क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए उच्च ज्वर एवं कमजोरी, ऑप्शन बी पेट दर्द एवं कब्ज, ऑप्शन सी सिर दर्द एवं भूख की कमी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो टाइफाइड के सामान्य लक्षण क्या हैं? तो टाइफाइड के सामान्य लक्षण की बात करें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है टाइफाइड के लक्षण हैं। आप देखिए फ्रेंड्स निरंतर उच्च ज्वर, कमजोरी, पेट दर्द, कब्ज, सिर दर्द एवं भूख की कमी जो है ये टाइफाइड के कुछ सामान्य लक्षण हैं। और यह रोग जो फ्रेंड्स किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा होता है। ये पॉइंट आप याद रखिए। यह रोग जो है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा होता है और यह रोग फ्रेंड्स मक्खियों द्वारा संदूषित भोजन व जल द्वारा फैलता है टाइफाइड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके जो है सामान्य लक्षण क्या हैं? ये सभी हैं, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? आपको बताने हैं फ्रेंड्स उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स? उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखिए उत्तराखंड में जो है राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो फ्रेंड्स 6 है। अब कौन कौन से हैं ये भी तो बात होती है, ये भी तो जरूरी हुआ जानना कि कौन कौन से हैं। 6 तो है लेकिन कौन कौन है। अब देखिए फ्रेंड्स पहला अगर बात करें, पहला हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल एवं पौड़ी गढ़वाल के बीच में पड़ता है ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगर दूसरे की बात करें फ्रेंड्स, दूसरा जो हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान अब ये कहाँ पड़ता है? चमोली में। और तीसरा हमारा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी चमोली में है तीसरा। और चौथा की बात करें फ्रेंड्स, चौथा जो है हमारा वो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार ये चारों में फैला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अगर 5 की बात करें फ्रेंड्स, 5वां हमारे पास कौन सा है? वो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी। और 6वीं की बात करें, 6वां अगर देखें तो 6वां हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है? उत्तरकाशी में है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने आपको 6 राष्ट्रीय उद्यान बता दिए कहाँ हैं, कौन कौन से हैं, नाम सहित उनको बता दिया। तो बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो है इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? 6। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में? वो है 6। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है। अब फेफड़ों में जो है फ्रेंड्स शुद्ध रुधिर कहाँ से आता है वो बताना है आपको। बाह्यलंद से, दाह्यलंद से, बाह्यनिलय से या दाह्यनिलय से। आपको फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। बाह्यनिलय से फ्रेंड्स फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है। तो फेफड़ों में फ्रेंड्स बाह्यनिलय से जो है शुद्ध रुधिर जो है दैहिक महाधमनी चाप के द्वारा आता है, वो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। आइए सोचो तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन चक्र का हिस्सा नहीं है? आपको ये बताना है। तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन चक्र का हिस्सा नहीं है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण, श्वसन, जीवाश्म ईंधनों का जलना। अब देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। वाष्पीकरण देखने से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स ऑप्शन। तो क्या होगी? वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो फ्रेंड्स कार्बन चक्र के अंतर्गत नहीं आती है और यह पादपों में से जल की वाष्प के रूप में निष्कासन की प्रक्रिया है। और जबकि जो फ्रेंड्स श्वसन जो है प्रकाश संश्लेषण व जीवाश्म ईंधनों का जलना आदि क्रियाएं फ्रेंड्स कार्बन चक्र के अंतर्गत आती हैं। तो ये सभी प्रक्रियाएं जो हैं वाष्पीकरण को छोड़कर ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? कार्बन चक्र के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, यदि जीवाणु कोशिका से फिम्बरी हटा दी जाए तो निम्न में से क्या घटित होगा? अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न क्या कर रहा है उसको देखिए आप, कि यदि जीवाणु
कोशिका से फिम्बरी हटा दी जाए तो निम्न में से क्या घटित होगा? ऑप्शन ए कह रहा है कि जीवाणु तैर नहीं पाएगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है जीवाणु परपोषी ऊतकों से चिपक नहीं पाएगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है झिल्ली के आर पार अणुओं का स्थानांतर तक रुक जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी कहता है जीवाणु का आकार परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप पहले प्रश्न को देखिए ध्यान से। क्या कह रहा है कि यदि जीवाणु कोशिका से फिम्बरी हटा दी जाए तो क्या घटित हो सकता है? इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमको बिल्कुल राइट आंसर है। जीवाणु परपोषी ऊतकों से चिपक नहीं पाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि जीवाणु कोशिका से फिम्बरी हटा दी जाए तो जीवाणु परपोषी ऊतकों से चिपक नहीं पाएगा। जीवाणु पर जो फ्रेंड्स अधिक संख्या में रोम सदृश संरचना फिम्बरी पाई जाती है और ये जीवाणु को जो फ्रेंड ठोस सतहों और परपोषी ऊतकों से चिपकने व संयुग्मन में मदद करती है। ऐसा जो तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्रश्न आ गया यहाँ पर कि वाहित मल में से निम्न में से कौन सी अशुद्धि निकालना सरलतम होता है? अब वाहित मल में से निम्न में से कौन सी अशुद्धि निकालना सरलतम होता है? जीवाणु या कोलाइड, घुलित ठोस, निलंबित ठोस? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप बता सकते हैं फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निलंबित ठोस जो है ये निकालना सरलतम होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें तो वाहित मल से निलंबित ठोस अशुद्धि निकालना आसान है। अपशिष्ट जल में जो फ्रेंड्स 3 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं। निलंबित ठोस पहला, दूसरा कोलाइडी पदार्थ एवं घुलित, अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक यानी कि कैल्शियम, अमोनियम, सोडियम, फॉस्फेट, नाइट्रेट, भारी धातु आदि चीजें होती हैं। और इनमें से फ्रेंड्स निलंबित ठोस गाद, मिट्टी आदि को सरलता से भौतिक प्रक्रमों द्वारा फ्रेंड्स निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निलंबित ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है फ्रेंड्स? आप देख सकते हैं सरल सवाल है तो आप बता सकते हैं आसानी से। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, पीयूष ग्रंथि। अब देखिए फ्रेंड्स, पीयूष ग्रंथि जो है अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में डाईएनसेफेलॉन नामक संरचना की निचली सतह पर उपस्थित होती है और यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा फ्रेंड्स हार्मोनों को नियंत्रण करती है। ऐसा सोचे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन अक्षय संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन अक्षय संसाधन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वायु, ऑप्शन नंबर बी मृदा, ऑप्शन नंबर सी जल, ऑप्शन नंबर डी कोयला। तो देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन अक्षय संसाधन नहीं है आपको बताना है फ्रेंड्स। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोयला जो है फ्रेंड्स अक्षय संसाधन नहीं है। अब क्या होता है, कोयला अक्षय संसाधन नहीं है। अब क्या होता है, यह जो है फ्रेंड्स क्षयशील संसाधन है जिसकी आपूर्ति सीमित होती है फ्रेंड्स। और अन्य स्रोत शेष संसाधन वायु, जल व मृदा जो फ्रेंड्स अक्षय संसाधन है। इन तीनों के अलावा जो कोयला जो है फ्रेंड्स ये नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न बनता है 70% से अधिक पशुधन जनसंख्या पाई जाती है। अब 70% से अधिक पशुधन जनसंख्या पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क में, भारत में, चीन में, भारत एवं चीन। आपको बताना फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, भारत एवं चीन में। क्या होता है फ्रेंड, देखिए कि भारत एवं चीन का अगर पशुधन जनसंख्या में 70% से अधिक योगदान है। विभिन्न घरेलू जंतु जैसे उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों दूध, अंडा, मांस आदि के लिए जो है ये पाले जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज हमने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस की और आज का पहला लास्ट क्वेश्चन हमारा वो है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क एवं भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है, जो डॉट डॉट राज्य में है। आपको बताने की फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है, जो डॉट डॉट राज्य में। आपको बताने की किस राज्य में है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर उत्तराखंड में है, क्योंकि सभी को पता है उत्तराखंड में जो है फ्रेंड्स फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है स्थित है उत्तराखंड में। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि तो फूल की घाटी राष्ट्रीय पार्क है उत्तराखंड राज्य में स्थित है फ्रेंड्स। और इसका जो अगर इसका विस्तृत क्षेत्र पूछे तो ये जो है 87.50 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। और यह उद्यान जो फ्रेंड्स राज्य के चमोली जिले में है। उत्तराखंड में तो है लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड के अंदर ये जो है चमोली में है, चमोली में स्थित है ये। और फ्रेंड्स जो होता है कि जिले वर्ष अगर बात करें जिसे जो है वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित कब किया गया था, 1982 में जो फ्रेंड्स फूल की घाटी को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और इसी वर्ष नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के साथ फूलों की घाटी को यूनेस्को ने सम्मिलित रूप से विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरा डिटेल से पढ़ा। अगर आप हमारे
वीडियो को पसंद करते हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बहुत से बढ़िया क्वेश्चन के साथ। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है आज 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं चैनल में और आज हमारा लास्ट है 8 पार्ट है। आगे हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं।